हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जैसे भी होंगे बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में जाके। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। वैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका होता क्या है तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाती हैं वो जंतु कोशिका है, जो कोशिकाएं पादप में पाई जाती है वो पादप कोशिका है। ठीक, जो जंतु होते हैं पादप से कई प्रकार से अलग होते हैं, आकार में, प्रकार में, बहुत तरीके से अलग होते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि उनमें आंतरिक जो है क्या अंतर है। जैसे बाहरी आकार तो हम लोग जान लेते हैं कि जो पादप होते हैं एक जगह स्थायी होते हैं, जंतु है चलते रहते हैं। ठीक है, पादप जो है उनकी जो पत्तियां होती हैं, जबकि जंतुओं में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। ऐसी तो बहुत सारी संरचनाएं जो है वह हम लोग बाहर से देख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना में क्या अंतर होती है, आंतरिक रूप से वो किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हमने लिख भी दिया है आपकी सुविधा के लिए। यहाँ है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। यहाँ इस साइड में आपका जंतु कोशिका के बारे में दी गई है और इस साइड में आपकी पादप कोशिका के बारे में दी गई है। ठीक है, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। यार फर्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ देखिए कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति। और यहाँ जो है पादप कोशिका दृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा घिरा होता है। मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बताया था, उससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि जो कोई भी कोशिका हो उनमें बाह्य आवरण का होना अति आवश्यक है। तो बाह्य आवरण में आपका कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों के बारे में बताया था। तो सारी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सारी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जैसे जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है हमने, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। अब जब कोशिका भित्ति जो है दृढ़ सेलुलोज की बनी होती है और जो कि आकार देता है कोशिका को, इस वजह से पादप कोशिका में तो उपस्थित है कोशिका भित्ति, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। इन पादप कोशिकाओं की जो आकार होती है वो निश्चित होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं की आकार निश्चित नहीं होती है, क्योंकि बाहर का कोई ठोस आवरण बना ही नहीं है, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो आप यहाँ लिखे भी हैं कि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, इसमें आकार निश्चित होता है। पादप कोशिका का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या संख्या में कम या आकार में छोटी होती हैं। इनमें रिक्तिका पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। अगर कोशिका की बात करें बच्चों, जस्ट वेट, पानी पी लेते हैं। ठीक है, जैसे आकार की हम बात करते हैं, आकार बात कर लिए थे कि इनकी आकार जो है निश्चित होती है, किनका पादप कोशिका का, इनका। यहाँ हम रिक्तिका की बात अगर करते हैं तो कोशिका की संरचना अभी हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। पहले आप ये जो लिखने वाली चीजें आती हैं कॉपी में उसको लिख लीजिए, साथ ही साथ स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उनमें रिक्तिका नहीं होती है, और अगर होती भी है तो या तो संख्या में कम होगी और नहीं तो छोटी छोटी होंगी। कोशिका में रिक्तिका जो है छोटी होती है। एक्चुअली में रिक्तिका का जो कार्य होता है वह अतिरिक्त फूड को स्टोर करना, अतिरिक्त जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करना, अपने रिक्तिका में ही जो है वो उसको स्टोर कर लेती है। जबकि पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में अलग अलग स्टोरेज के लिए अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं। इसके बारे में भी बताया जाएगा आगे, हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां जान लेंगे। जबकि पादप कोशिकाओं में वाटर का आपने देखा होगा कि वाष्प उत्सर्जन हो रहा है या फिर वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, उसका निष्कासन हो रहा है। तो इन सबके कंट्रोलिंग में जो है रिक्तिकाएं बहुत मदद करती हैं, इसलिए पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित होगा, नहीं तो अगर होगा तो संख्या में कम होगा या तो आकार में छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक सामान्यतः गोलाकार होते हैं और इनमें केंद्रक आकार में सामान्यतः अंडाकार होते हैं।
ये केंद्रक की बात कर रहे हैं, तो आपको बताया गया था जो कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक की उपस्थिति अनिवार्य है, केंद्रक भी पाई जाती है। तो जो जंतु कोशिका है उनमें सामान्यतः जो केंद्रक होते हैं वो गोलाकार होते हैं, जबकि जो पादप कोशिका है उनमें केंद्रक जो है अंडाकार होते हैं। ठीक है। 5th पॉइंट, संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है और इनमें संचित भोजन मंड होता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि जो संचित भोजन होता है, जो हमारे बॉडी में रेस्ट बच जाता है, जैसे अभी हमने भोजन खाया, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वह एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसमें जो भी प्रोटीन्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी चीजें हैं हमने जो ईट किया है, खाया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड के द्वारा। अब वो ब्लड में जाके अब ब्लड से हमारे बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब उसको लेती हैं फंक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, कार्य करने के लिए। कौन लेता है? हमारे जो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो उसका यूज करती है, और वो प्रक्रिया जब स्वांगीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। ये चीजें आप लोग जानेंगे जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, तो हाँ आसानी से समझ लेंगे। ठीक है। अब सेल्स जो है उन कोशिका को जो ऊर्जा हमने भोजन किया है और लिया गया है, ठीक है, वह यूज करते एनर्जी के लिए। एनर्जी के बाद जो बच जाता है, जैसे हमारा बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट का जो यूज है जनरली ग्लूकोज फॉर्म में करता है, लेकिन जो चीजें बच जाती है उसको स्टोर करना होता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है जब हम भोजन नहीं करते और हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, फूड की नीड होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है वो पुनः ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूट के हमारी बॉडी को एनर्जी दे देता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित हुआ। सेम इसी तरीके से पादप कोशिका में भी जो उनके एनर्जी के अलावा जो रेस्ट बच जाता है भोजन, वह मंड के रूप में उपस्थित हो जाता है। मतलब कि वह मंड पत्तियों में इकट्ठा हो जाएगा, तना में इकट्ठा हो जाएगा, या फिर उनके रूट में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से जो है उनका जो संचित ऊर्जा है, संचित भोजन है, जिसका उपयोग वो बाद में कर लेते हैं। कभी कभी अधिक मात्रा में मंड की स्टोरेज हो जाती है, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं भोजन फूड के रूप में, या फिर उसके उपयोग कर लेते हैं। वह ऊर्जा कहाँ किस फॉर्म में संग्रहित हो रही है, संचित हो रही है? तो मंड के फॉर्म में। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पादप में भोजन किस रूप में संचित होता है। इसका आंसर है पादप में भोजन मंड के रूप में संचित होता है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6, लवक अनुपस्थित होता है। इसमें लवक उपस्थित होता है। अब देखिए लवक, हरित लवक जो बात करते हैं, यह जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जबकि पादप कोशिकाओं में लवक की उपस्थिति होती है, और जिसके कारण पादप जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, तारक काय उपस्थित होता है। ठीक है। जो तारक काय है, सेंट्रियोल्स है, यह जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये चीजें बताया जा रहा है क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है कोशिका के बारे में पढ़ना, तो दिक्कत हो रही होगी। जब इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आप लोगों को, तो वहां आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये टर्म्स जो आ रहे हैं ये क्या चीजें हैं। ठीक है। ये पादप में उपस्थित कोशिका में उपस्थित सारे कोशिकांग हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, कार्य होता है। ठीक है। जैसे तारक काय की हम बात करते हैं, सेंट्रियोल्स इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। यह कोशिका के विभाजन में, विदलन में, जंतु कोशिका के विभाजन में जो है मदद करता है। ये गुणसूत्र को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। ये चीजें आप जानेंगे। ठीक है। ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं, पादप होते हैं, उनमें ही सेंट्रियोल्स की उपस्थिति पाई जाती है, तारक काय की उपस्थिति पाई जाती है। रेस्ट ऑल जितने भी प्लांट्स हैं उनमें तारक काय नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हमने लिखा भी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तारक काय कुछ निम्न श्रेणी के पादपों को छोड़कर सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका 8, लाइसोसोम्स उपस्थित होता है, और इसमें लाइसोसोम्स प्रायः अनुपस्थित होता है। इनका कार्य दूसरे घटकों के द्वारा ले लिया जाता है। जैसे लाइसोसोम्स की बात अगर करते हैं बच्चों, तो ये लाइसोसोम्स कोशिका में पाया जाता है। ठीक।
जनरली जंतु कोशिका में इनकी उपस्थिति होती है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ये चीजें आप जानेंगे, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी मान लीजिए कोई अंग के डेड कर गए, उसको वो भक्षण कर लेते, भक्षण करके डाइजेस्ट कर देते, मतलब कि उसको इधर उधर फेंकते नहीं है, खुद ही उसको डाइजेस्ट करके मतलब उसको पचाकर उसको खत्म कर देते हैं। कौन है? लाइसोसोम्स। ठीक है, और जंतु कोशिका में पाई जा रही है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम्स जो है पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही लेस मात्रा में, कम मात्रा में, कम छोटे आकार में जो है लाइसोसोम्स की उपस्थिति होती है। इसमें पादप कोशिका में बहुत कम मात्रा में, रेस्ट आल सारे पादप में अनुपस्थित। जैसे हमारा जो जंतु कोशिका में रिक्तिका की अनुपस्थिति थी, ना के बराबर उपस्थिति था रिक्तिका का, वैसे ही पादप कोशिका में ना के बराबर ही लाइसोसोम्स की उपस्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु कोशिका अपने लिए आवश्यक कुछ अमीनो अम्ल, विटामिन और सह एंजाइमों को बनाने में असमर्थ होता है। अब जो जंतु कोशिका है बच्चों, उनमें ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि कुछ विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल है, विटामिन है, सह एंजाइम से उसका निर्माण कर सके। कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं। जो चीजें, जिन चीजों का ये निर्माण नहीं कर पाते हैं, वो चीजें हमको बाहर से लेनी पड़ती है, मतलब प्लांट से लेनी पड़ती है, हमको भोजन के रूप में लेनी पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी को नीड है, हमारी बॉडी का आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है, कुछ एंजाइम से, कुछ विटामिन हमारी बॉडी बनाती है, कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन सारे तरीके का प्रोटीन्स के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो नहीं बना पाती हैं। ठीक है, जबकि पादप कोशिका अपने लिए आवश्यक सभी पदार्थों का संश्लेषण करने में समर्थ होता है। अब जंतु कोशिका कुछ तो बना ले रहे हैं, कुछ कोशिकाओं में संश्लेषित हो जा रहा है, बाकी चीजें नहीं हो पा रही हैं, अपना एंजाइम्स अमीनो अम्ल नहीं बना पा रहे हैं। जबकि जो पादप कोशिका है बच्चों, ये किसी भी प्रकार को इनको नीड है, इनको आवश्यकता है किसी भी पदार्थ की, तो ये खुद बना सकते हैं। कौन? पादप कोशिका। अगला टॉपिक हमने लिखा है, कोशिका द्रव्य विभाजन विदलन द्वारा होता है, जबकि इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन सामान्यतः कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। ये विधि है, जब आप कोशिका विभाजन पढ़ेंगे आगे के क्लास में, तो वहां आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो गया। एक कोशिका थी, उससे 2 कोशिकाएं बन गई, 2 से 4 कोशिकाएं बन गई, 4 से 8 कोशिकाएं बन गई, किस प्रकार से बनी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इनमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन, मतलब ये हो रहा है कि जब कोशिका 1 से 2 हो रही है, तो उसके बीच में कुछ द्रव्य भी तो पाया जा रहा है। कोशिका द्रव्य जिसको लिक्विड पार्ट है, उसको भी तो 2 बराबर भागों में बंटना होता है, तो वो किस तरीके से अलग हो रहा है, तो इसमें विदलन के द्वारा, मतलब वो तुरंत विभाजित हो जा रहा है। जबकि जो पादप कोशिका है, इनमें बीच में प्लेट का निर्माण होता है, एक प्लेट जैसी संरचना बनती है और उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसको समझाया जाएगा, जब आपको डिटेल से बताई जाएगी तो हाँ बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की संधियों द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाएं मध्य पटलिका द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं। अगर हम एक से अधिक कोशिकाओं की जुड़ने की बात करें बच्चों, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वह विभिन्न संधियों के द्वारा एक साथ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ एक कोशिका है, मान लेते हैं यहाँ एक कोशिका है, दूसरी कोशिका जुड़नी है, तो बीच में संधि बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से ये जुड़ जाएंगी। ठीक, इस तरीके से कोशिकाएं जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की या पादप कोशिका की बात करते हैं, तो इसमें इस तरीके से कुछ संरचना होती है, इस तरीके से। इसके बाहर जो है एक मध्य पटलिका पाई जाती है, इस तरीके से। ठीक, दूसरा जो कोशिका ज्वाइंट होता है, जुड़ता है, इन मध्य पटलिका के मदद से जुड़ता है, जिसको मिडिल लैमिला बोला जाता है, इसके द्वारा ये जुड़ता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, और भी कई सारे अंतर्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमने अभी बताए मुख्य अंतर है, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, इसको आप लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर फिगर से भी इसको एक बार समझ लेते हैं, हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं हट जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए आप लोग भी फिगर ड्रॉ कीजिए या, ठीक है। ये जंतु कोशिका का फिगर एक रफली डायग्राम बन गया है, ठीक। यहाँ ऐसे ही हम अगला पादप कोशिका का बनाते हैं, ठीक है। जैसे पादप कोशिका का जो है स्ट्रक्चर जो है वो निश्चित होती है कि ऐसे ही होगी। इस तरीके से आप बनाइए, ऐसे, इस तरीके से। ये हमने जो बनाया अभी, ये जो बन रहा है, ये कोशिका भित्ति है जो कि हर पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कीजिए। ये हम लोग का कोशिका भित्ति तैयार हो गया, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संरचना नहीं है। यहाँ जो बाहर का लेयर है, इसको जो अभी हमने बनाया, ये है कोशिका भित्ति। ये अंदर का जो लेयर बनता है इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। यहाँ आप झिल्ली लिखेंगे, ठीक। सेम ऐसे ही जो ये बाहरी आवरण है इसका ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब आते हैं, इसके बीच में केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो होता है वह, अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं बच्चों, तो ये बीच में होता है। यहाँ एक गोलाकार शेप लिए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो जंतु कोशिका का केंद्रक होता है वो शेप में गोलाकार होता है और बीच में होता है। तो यहाँ आपका गोलाकार एक स्ट्रक्चर बनाई गई है केंद्रक की, ये केंद्रक है और बीच में है। जबकि जो पादप कोशिका होती है, इनका केंद्रक जो होता है जनरली अंडाकार होता है और परिधि होता है, मतलब कि बीच में न होके किसी परिधि में, किसी साइड में होता है। तो हम यहाँ एक बना लेते हैं इस तरीके से केंद्रक। अगर इसको ऐसे ना बना के हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये केंद्रक हो गई। ये न्यूक्लियोलस है, इसमें भी एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये न्यूक्लियोलस है, मतलब ये न्यूक्लियोलस है और इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स की उपस्थिति होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्रोमोसोम्स, ये जो है न्यूक्लियोलस है जिसको केंद्रिका बोला जाता है और ये हमारा केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। सेम ऐसे ही ये केंद्रक हो गया। ये बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, यह क्रोमोसोम्स है। क्रोमैटिन थ्रेड भी इसको बोला जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो यहाँ धागा आप लिख सकते हैं या जाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसे ही इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। इसके अंदर जो है लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर भी लिक्विड पार्ट होता है, दोनों का सेम होता है।
दोनों का सेम सेम होता है, दोनों में लिक्विड पार्ट होते हैं, तो इसको केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक द्रव्य, इसमें भी ये पार्ट जो है केंद्रक द्रव्य है। ठीक है, अब जो आता है इस केंद्रक से लगे हुए ये पार्ट जो है, आपको जिस तरीके से ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। इसको आप लिख लीजिए, यही हम लिखते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ये भी दो प्रकार के होते हैं, रफ होते हैं और स्मूथ होते हैं। एक भाग खुरदुरा होता है, दूसरा भाग चिकना होता है। जैसे कि इसमें कुछ ये ऐसे राइबोसोम्स जिसमें उपस्थित होते हैं, इस तरीके से वह भाग जो होता है रफ होता है। रफ को खुरदरा बोलते हैं, खुरदरा। एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होता है उसको चिकना बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके भी चारों तरफ जो है ये अंतः प्रद्रव्यी जो जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उपस्थित होता है। इस तरीके से आप अपने फिगर में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। जो रफ भाग होता है इस तरीके से, जिसपे राइबोसोम्स की उपस्थिति होती है, इस तरीके से ये पार्ट जो है खुरदरा हो जाएगा, खुरदरा रेटिकुलम, और ये जो स्मूथ वाला पार्ट है वो चिकना अंतः प्रद्रव्यी जालिका हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये अंतः प्रद्रव्यी जालिका है ही। ठीक, जो पादप कोशिका है इसमें बड़ी मात्रा में, मतलब कि बड़ा से एक वैक्यूल्स पाया जाता है, जिसको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। तो ये क्या है? रिक्तिका, रिक्तिका है। जबकि इसमें या तो अनुपस्थित होता है, अगर होता भी है तो ऐसे छोटा सा आकार लिए हुए होता है रिक्तिका। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से, यह है आपका क्या है? माइटोकांड्रिया। यहाँ हम लिखते हैं माइटोकांड्रिया। इसमें भी माइटोकांड्रिया उपस्थित होती है, माइटोकांड्रिया दोनों में उपस्थित होती है। यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ये हटाते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके का स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? तारककाय। और तारककाय की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। ठीक, ये जो राउंड स्ट्रक्चर हमने बनाई है, आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये है लाइसोसोम्स, यहाँ लिखते हैं। लाइसोसोम्स, जबकि इसमें उपस्थिति नहीं होती है, अगर होती भी है तो संख्या में कम, किसी रेयर कंडीशन में जो है लाइसोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको द्रव्य लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसको आप लिख लीजिए, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें भी इस तरीके का संरचना होता है। ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें जो है उपस्थिति होती है हरित लवक की। कुछ इस तरीके का संरचना आपको दिखेगा। डबल हेलिकल्स होता है, मतलब इसका जो बाहरी आवरण होता है डबल लेयर में होता है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है लवक, इसको इंग्लिश में प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, गोल्जी काय है, इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है गोल्जी बॉडीज। हम
आपके इसमें भी उपस्थित होते हैं। तो आप इस तरीके का संरचना इसमें भी बना लेंगे। और ये क्या है, गोल्जी बॉडीज, इसको भी आप लिख लेंगे, गोल्जी का। अब ये जनरली आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना हो गई, ठीक है। अब इसमें जो भी है, जिस तरीके से भी है, यही है। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस है जिसको एक बार आप अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो पॉइंट्स इससे पहले आपको लिखवाए हैं उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। एक तरह के तरीके से वो चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आंतरिक चीज़ें हैं, आंतरिक रूप से क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं उसको हमने बताया हुआ है, ठीक है। इसमें अब कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको बतानी है। अगर आपको कोई चीजें फिगर्स में या फिर बताने में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप हमको ये भी बताएंगे कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, जंतु में, पादप में नहीं, जंतु में। आप बताएंगे कि सबसे छोटी कोशिका किनकी होती है और कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका आंसर जरूर आप बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम तो जरूर बताएंगे, आप बताइएगा जरूर, ठीक है। इसमें ये आपका पादप कोशिका हो गया, ये जंतु कोशिका हो गया। इसको आप बना लीजिएगा और अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो पूछिएगा जरूर, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अब तक अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।